नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। आपको अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है, और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जहां 7 स्टार वाले के जैसे रिजॉर्ट वाले आम आदमी की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। शीश महल की चर्चा जोरों पर है। राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी नेतृत्व को लेकर घमासान है और इसी नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठा है इंडी गठबंधन में। इसको लेकर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के उस वक्तव्य की भी बात करेंगे जिसमें उसने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आखिर आरक्षण का आधार क्या होगा? हो गए कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राज्यसभा में आज भी गूंजा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ जॉर्ज सोरेस का रिश्ता। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ने जताई नाराजगी, कहा संसदीय मर्यादाओं के अनुसार नहीं है विपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर तनातनी। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा ममता में है गठबंधन का नेतृत्व संभालने की क्षमता। संजय राउत बोले आगे आकर कांग्रेस रखे अपनी बात। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का चौतरफा वार। उनके सीएम आवास रहे आलीशान भवन का वीडियो जारी कर ऐशो आराम की दिखाई सच्चाई। कहा भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं केजरीवाल। और पश्चिम बंगाल में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गरमाई सियासत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजहब के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। वहीं कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण देने का फिर दोहराया वादा। तो सबसे पहले बात 7 स्टार रिजॉर्ट वाले आम आदमी की, यानी कि शीश महल में काबिज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब वहां काबिज थे तो आखिर क्या कुछ था और क्या कुछ उसकी हकीकत है, इसकी बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनावों के आहट के साथ ही सियासी सरगर्मियां दिल्ली में तेज हो गई हैं। बीजेपी दिल्ली में परिवर्तन यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है तो कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा के साथ जनता से बदलाव की आस लगाए है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आपने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी की हैं। इन सूचियों में बड़े बदलाव और आपके शीर्ष नेताओं के मैदान छोड़ने और क्षेत्र बदलने को लेकर चर्चाएं अभी थमी नहीं थी कि दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल का शीश महल नाम से मशहूर बंगला एक बार फिर चर्चा में है। करोड़ों रुपए की लागत से रेनोवेट कराए गए इस बंगले की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के सीएम रहते हुए उनके आवास का वीडियो जारी किया है। इसी के साथ खुद को आम आदमी बताकर सत्ता हासिल करने वाले केजरीवाल का 7 स्टार रिजॉर्ट की विलासिता वाला जीवन एक बार फिर जनता के सामने है। कभी दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के घर में लगे एसी को मुद्दा बनाने वाले अरविंद केजरीवाल नए किस्म की राजनीति का वादा करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। आम आदमी की वेशभूषा में दिखने के लिए एक साधारण सी शर्ट, वो भी पैंट से बाहर निकालकर पहनने का उनका स्टाइल बड़ा लोकप्रिय हुआ। महत्वपूर्ण अवसरों पर भी चप्पलों में नजर आने वाले केजरीवाल की असलियत शीश महल के इस वीडियो से समझी जा सकती है। क्या इस तरह का दोहरा चरित्र आम आदमी पार्टी का जो रहा और अरविंद केजरीवाल का रहा, क्या वो लोगों को ठगना नहीं है? याद कीजिए अन्ना आंदोलन का वो दौर जब विपक्षी ही नहीं देश की जनता एक बदलाव के लिए एकजुट हुई थी। उसी बदलाव के साथ दिल्ली की जनता ने 2 चुनावों में केजरीवाल की पार्टी को एक तरफा जीत दिलाई थी, क्लीन स्वीप मिली थी उनको। लेकिन शराब माफिया से साठगांठ के गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और अब 7 स्टार वाले शीश महल में केजरीवाल की छवि को तार तार कर दिया है।
इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी का तर्क है कि मुख्यमंत्री तो सीएम आवास में रहेगा ही, तो जनता के कानों में बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा की कस्में खाने वाले केजरीवाल की आवाज गूंज रही होगी। क्या इसी बदलाव के लिए दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना था? सवाल जरूर उठेगा कि क्या केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें कहकर अन्ना हजारे के आंदोलन के नाम पर जनता को ठग लिया? तो इस शीश महल को लेकर दिल्ली में पहले से बवाल था। अब ये जो नया वीडियो आया है इसको लेकर के एक बार और नया राग छिड़ गया है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शीश महल की विलासिता को लेकर सवाल उठाया है। शीश महल मानसिकता वाले सुल्तान केजरीवाल का शाही स्नान का वीडियो है। एक तरफ तो दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता, पर केजरीवाल जी का शाही स्नान जिसका कुल खर्च लगभग 4 करोड़ रुपए था, जिसमें विदेशी इक्विपमेंट से वो लैस था, जकूजी, स्पा और सोना, मतलब इस प्रकार की अश्लील व्यवस्थाएं उन लोगों के द्वारा जो कहते थे कि हम तो 2 BHK में रहेंगे जी, हम तो VVIP सुविधाएं नहीं लेंगे जी। जो लोग स्वराज बोलकर आए वो शराब पे चले गए, जो अन्ना की उंगली पकड़ कर आए वो लालू पर चले गए, जो लोग छोटे घर में रहेंगे ये कहते थे वो बड़े शाही 150 करोड़ के एक शीश महल में चले गए, और उसमें टोटो का टॉयलेट, उसमें करोड़ों की वियतनामीज मार्बल, लाखों के पर्दे, और वो भी तब जब कोविड का कालखंड था, जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी। तो टोटो का टॉयलेट, वियतनाम के पर्दे और लाखों का तामझाम। अब इस पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का कहना है कि बीजेपी मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। हम और आप सब जानते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति का घर नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का घर नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, और दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उस घर में ही रहेगा। लेकिन भाजपा चाहती है इस विषय पे बातचीत ना हो कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कितनी कॉम्प्रोमाइज है। दिलीप पांडे जी, ये सवाल फिर दिल्ली के जनता जरूर पूछेगी कि फिर ऐसे समय में शीला दीक्षित के घर पर लगे एसी पर आखिर सवाल क्यों उठाए गए थे? वो भी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उनके घर पर एसी लगा था। तो आप कहते थे इन एसी का पैसा आखिर दिल्ली की जनता कैसे बियर करेगी? तो इस दोहरे चरित्र को दिल्ली की जनता देख रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज सीट छोड़ने को लेकर कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, इसलिए हार के डर से भाग रहे हैं। पटपड़गंज में जो हालत है क्षेत्र की, आज भी नालियां भरी हुई हैं, सड़कों का निर्माण नहीं है, पार्क गंदे हैं। ये काम जो विधायक को करने चाहिए थे उन्होंने किए नहीं है। दिल्ली को लूटने का काम था। आज जब चुनाव सर पर है और विधायक को जाके जनता के सामने अपने उपलब्धियां बतानी होती हैं, उस समय मनीष सिसोदिया क्षेत्र छोड़कर भाग गए। तो जो अपना क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उसकी स्थिति क्या है। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। अमरेंद्र, ढेर सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, दिल्ली की जनता पूछ रही है, और सियासत तो इसको लेकर गर्म है ही है कि आखिर जो ये शीश महल का जो सच सामने आया है, इसके बाद जो जिस तरह से चुनावों में तमाम जनता के बीच में जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, वो कह रहे हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो वो उनके नाम का बंगला नहीं था, वो तो चीफ मिनिस्टर का बंगला था, और चीफ मिनिस्टर तो उसमें रहेंगे ही। निखिल, देखिए, ये सवाल उठने लाजमी है। जो आम आदमी पार्टी के नाम पे खुद को आम आदमी बताने वाला एक एक्स सीएम दिल्ली का, जो कहता था कि वो सड़कों पे सो सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो सकता है, कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, किसी 2 कमरे के फ्लैट में लूंगा, और जब ऐसे में उस शीश महल में छुपे हुए राज का जब सामने आना, तो ऐसे में जो लोग हैं, दिल्ली की जनता है, उनके मन में कई सवाल उठने लाजमी है। लोग सोशल मीडिया पे इस बंगले को देख रहे हैं, लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर इस बंगले को देख रहा हूं। बताया जा रहा है कि 45 करोड़ का ये शीश महल, ये आलीशान शीश महल जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्यासियों के लिए बनाया। एक मुख्यमंत्री ने अपने
घर में रहने के लिए इतने बड़े जो 7 स्टार एक लग्जरी होटल में जो सुविधा होती है मुख्यमंत्री के बंगले में है। जोकोजी है, जिम है, इसके अलावा पर्दे है, कर्टन है, इसके अलावा सारी चीजें जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो सुख सुविधाएं एक मुख्यमंत्री के बंगले में है। ऐसे में वो किस हक से ये कहते हैं कि वो आम आदमी है और वो आम आदमी पार्टी की सरकार को चला रहे हैं? देखिए कई सवाल निखिल, सबसे बड़ा सवाल अगर आपको याद होगा जब वो एक एक्टिविस्ट होके जब वो राजनीति में आते हैं तो उन्होंने जो मैसेज दिया था निखिल, वो एक ऐसा मैसेज दिया था कि वो राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो कोई ना कोई नई राजनीति की जो पटकथा है वो लिखने जा रहे हैं। लेकिन इन 10 सालों में लगातार मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल जो है एक्सपोज हुए हैं और आज जो ये वीडियो आया है ये साफ तौर पर बताता है कि वो किस राजनीति की पाठशाला को करके और किस राजनीति की पटकथा को लिखने जा रहे थे। और आज वो एक्सपोज होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कर रहे थे और इस शाही जो शीश महल था इसमें इतना जो पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और ऐसे समय में जब 23 फरवरी को विधानसभा का अंतिम दिन है, यानी कि किसी वक्त भी दिल्ली में जो है इलेक्शन डिक्लेयर हो सकते हैं, हर पार्टी जो है चुनाव की तैयारियां कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पहले से आंतरिक कलह से जूझ रही है। और अगर निखिल पीछे मैं थोड़ा सा ले जाऊं तो आप देखिए सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी की जो एक लिस्ट आती है जिसमें 10 सूची एक होती है विधानसभा उम्मीदवारों की, और उसके बाद जो कल एक सूची आती है उसमें 20 जो कैंडिडेट हैं वो नाम अनाउंस करती है आम आदमी पार्टी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है वो 20 के 20 जो हैं जो सीटें हैं वो बदल दी जाती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम था मनीष सिसोदिया का। अगर आपको याद होगा पिछला चुनाव निखिल, तो पिछले चुनाव में भी मनीष सिसोदिया बहुत फाइट करते हुए नजर आए और मात्र 3,703 वोट, मात्र 3,703 वोटों से पिछला चुनाव जीते थे। और इस वक्त जब 17 महीने लिकर पॉलिसी के अंदर जेल में रहे और इसी साल 9 अगस्त 2024 को जेल से रवाना हुए तो उनको डर सताया कि यहाँ की जनता जो है उन्हें वोट नहीं देगी। ऐसे में चूंकि बड़ा नाम था आम आदमी पार्टी का, बड़ा चेहरा था और जिस बात को लेके केजरीवाल लगातार प्रचार करते रहे कि दिल्ली की जो शिक्षा नीति उसका भी बड़ा नाम था, तो कहीं ना कहीं एक सेफ साइड ढूंढनी थी, उसको लेकर वो जंगपुरा चले गए। ठीक है। इसके अलावा देखिए कई सीटें अगर राखी बिरला जी निकल, दरअसल इन सारी चीज़ों के बीच में एक बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में आता है और जो ये है कि अन्ना आंदोलन से निकली थी ये पार्टी। अन्ना आंदोलन के समय तमाम लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके आए थे, तमाम लोग अपना कारोबार छोड़कर देश बदलने के लिए भगत सिंह की छवि देखी जा रही थी इन आंदोलनकारियों में। और ऐसे में सिर्फ दिल्ली की जनता को नहीं बल्कि आंदोलन की उस आत्मा को ठगा गया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं आप? निखिल बिल्कुल, मैं एक पत्रकार के तौर पे अगर बात करूं तो उस अन्ना मूवमेंट को मैंने बहुत पर्सनली कवर किया था रामलीला ग्राउंड से और पूरे इवेंट को मैं कवर करता था। उस दौरान हम लोग भी उस इवेंट में जब शामिल होते तो हमें लगता था कि कहीं ना कहीं राजनीति को बदलने की एक बात कही जा रही है, एक स्वच्छ राजनीति की बात कर रहे हैं और जो अन्ना का मूवमेंट था उसी ओर इशारा करता था। लेकिन जब अन्ना मूवमेंट से अलग हुए और जब इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तो आप देखिए धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का कद किस तरह से घटने लगा और किस तरह से वो लगातार एक्सपोज होते रहे। और इसको लेके अगर आपको याद होगा कि जब ये अन्ना मूवमेंट खत्म हुआ और राजनीति में आए जो और इनके जो कारनामे जो है अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पे जब एक्सपोज हो रहे थे तो अन्ना हजारे ने भी इसको बहुत बड़ा इसको बताया था कि ये साजिश थी इस आंदोलन के साथ। और अरविंद केजरीवाल जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं, कि अरविंद केजरीवाल जैसे मतलबी इंसानों ने इस मूवमेंट को खत्म किया, तो ये कहीं ना कहीं मतलब की राजनीति की एक नई परिभाषा लिखने जा रहे थे। और आज दिल्ली की जनता उनसे सवाल कर रही है और आने वाले समय जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सहित पूरी पार्टी को इसका हिसाब देना पड़ेगा कि आखिर किस राजनीति की बात करते रहे हैं और इस राजनीति के पीछे की असली मंशा क्या थी। क्योंकि जो चुनाव है वो बिल्कुल सर पर है, लगातार सभी पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन इनका एक ये कहें कि साहसिक कदम भी कहें या कहें जल्दबाजी का कदम कि इतनी जल्दी अभी तक और पार्टियों ने टिकट अनाउंस नहीं किया। इन्होंने 31 लोगों की एक सूची जारी कर दी और यह मैसेज देने का प्रयास किया कि हम जनता के बीच में जाके जनता के जो एंटी इनकम्बेंसी है खत्म करेंगे और इसलिए उन्होंने कैंडिडेट भी बदल दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमरेंद्र। तो सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे कि आखिर जब इस आंदोलन के जरिए
पूरी देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति और एक नए किस्म की राजनीति लेकर आने की बात हुई थी, तो आखिर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल क्यों गए? सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जब ये कहते थे कि हम तो सड़कों पर सो लेंगे, तो आखिर शीश महल की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्या जनता को ठगना नहीं है? इसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी या ममता बनर्जी, इंडी गठबंधन का नेतृत्व किसके हाथ में होगा और इसको लेकर आखिर घमासान क्यों मचा हुआ है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे नेतृत्व को लेकर छिड़े घमासान पर। राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के दल में बिखराव दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की खिसकती जमीन ने विपक्षी इंडी गठबंधन को कांग्रेस के खिलाफ एक मुद्दा दे दिया है। बंगाल में हाल की घटनाओं से ममता बनर्जी के मां माटी मानुष की इमेज पर गहरा धक्का लगा है। इसकी भरपाई टीएमसी सांसद शीतकालीन संसद सत्र में कर रहे हैं। टीएमसी ने सत्र की शुरुआत में ही यह मुद्दा उठाया कि विपक्षी इंडी गठबंधन में धार तेज करने के लिए ममता बनर्जी का नेतृत्व जरूरी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन का नेता बनाने की मांग कर दी है। लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है, हम ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। कांग्रेस के सबसे पुराने साथी लालू प्रसाद यादव के इस बयान से इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले दलों को मजबूती मिली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में अपने नेतृत्व को साबित करने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए हैं। लेकिन अन्य विपक्षी दलों को भी ये पता है कि ये कांग्रेस का पर्सनल एजेंडा है। इस एजेंडे के पीछे क्या हकीकत है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी के पर्सनल एजेंडे के कारण संसद पिछले 11 दिनों से बाधित है। संसद के बाहर और अंदर राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर बहस को लेकर रोज रोज एक नई फोटो अपॉर्चुनिटी सामने लेकर आते हैं। बीजेपी इसे एलओपी की मर्यादा का क्षरण मानती है, कहती कि एलओपी की मर्यादा का क्षरण है, और रोज रोज संसद भवन के बाहर पीएम के खिलाफ मिमिक्री संसद की गरिमा को चोट पहुंचाती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी होंगे या फिर ममता बनर्जी? जाहिर है कांग्रेस कभी भी ममता बनर्जी को अपना नेता नहीं मानेगी। फिर सपा राजद क्या माइनस कांग्रेस किसी तीसरे गठबंधन की तलाश करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर विचार करने की जरूरत है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 10 है, जबकि ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट 70 है। जाहिर है इंडी गठबंधन का कप्तान ममता के होने से टीम ज्यादा रन बनाएगी। समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल सदन की कार्यवाही में अन्य मुद्दे को उठाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी आज भी अपने अडानी एजेंडे पर कायम है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान को इंडी गठबंधन के लिए एक बड़ा एसेट मानती है, लेकिन वोट बैंक की सियासत में ममता बनर्जी कांग्रेस से भी कहीं आगे है। ऐसे हालात में राहुल गांधी कितने दिनों तक गठबंधन की चट्टानी एकता कायम रख पाएंगे, ये देखना निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव
ने ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेतृत्व दिए जाने की वकालत की है। ये जो वक्तव्य है दिखाना इसलिए भी जरूरी है, आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले या चुनावों से ठीक पहले मटन बना रहे थे लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के लिए। तो वो जो सबसे उनके पुराने साथी हैं लालू प्रसाद यादव, वो राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को दो। तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। तो अब लालू ममता के पक्ष में हो गए हैं। ये सियासत किस तरह से बदल रही है ये भी समझने की जरूरत है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा है कि गठबंधन में हम छोटे भाई नहीं रहे हैं और ना ही राजद बड़ा भाई है। तो एक टसल ये भी आ गया। बराबरी के आधार पे ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये जो गठबंधन है वो विचारधारा के आधार पर बना है। तो इसमें मैं जहां जा रहा हूं, ये जो बात आती है छोटा भाई, छोटे आप नहीं है, विचार के आधार पे जब गठबंधन बनाया तो छोटा बड़ा इसमें कौन हो जाएगा। और जो भी निर्णय होगा आप लोग से राय मशवरा लेकर के होगा। अभी लोकसभा के चुनाव स्ट्राइक रेट देख करके टिकट का बंटवारा होगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूं। वहीं बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि लालू यादव का राजनीतिक जीवन कांग्रेस के खिलाफ ही शुरू हुआ था। ये विरोधाभास कोई आज का नहीं है और लालू जी किसी को कभी अपना नेता मानते नहीं हैं, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और अंत हुआ, तो वो कैसे मान सकते हैं। और बात सही है, तो बिखराव प्रत्यक्ष है और बिखराव तो ये पार्लियामेंट के सीढ़ियों पर दिख रहा है। और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी को इंडी का नेतृत्व दिए जाने से इंडी गठबंधन का कद बढ़ जाएगा। एक दिन सबको ही बोलना होगा, ये दीदी के ले आना चाहिए, दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। ये तो सच्ची बात है, कांग्रेस उनको ईगो को लिए दीदी का माफिक लीडर को मिस किया था, कांग्रेस से निकाल दिया गया था। आज दीदी उधर था रहते थे तो क्या होता, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस का कोई लीडर अभी नहीं है जो दीदी का लड़ाई के लिए कंपैरिजन में है। तो उन्होंने कहा कि दीदी यानी ममता बनर्जी के बराबर का उनके कद का कोई नेता अभी कांग्रेस में नहीं है। सीधे तौर पर राहुल गांधी पर, उनके नेतृत्व पर सवाल है। और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को संसद के अंदर और बाहर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर व्यवहार करना ही नहीं आता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बिहेवियर को देख करके। कल जिस प्रकार से वो एक मोबाइल फोन लेके मुखौटा पहनवा करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इट्स अ डाउटफुल सिचुएशन दैट वेदर ही रियली वांट्स टू बी एन एलओपी और ही वांट्स टू बी समथिंग एल्स। दिस इज नॉट द वे एन एलओपी बिहेव्स आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष का एक व्यवहार होता है। और मुझे कहने में हिचक नहीं है कि राहुल गांधी जी कतई इस व्यवहार के काबिल नहीं है। वो एलओपी के रूप में व्यवहार करते ही नहीं है, करना जानते नहीं। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जयराम विप्लव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ताज़ा अपडेट्स के साथ में, संसद की कार्रवाई की और ज़्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपका भी स्वागत है। और आपके साथ ही हम शुरुआत करेंगे। अपडेट्स क्या कुछ रहा संसद में, और ये जो बार बार बाधित हो रही है, आज का क्या विषय रहा और क्यों ये एक बार बात हुई थी कि संसद आगे चलेगी, लेकिन उस तरह से बढ़ती हुई आगे काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, राज्यसभा के सभापति ने कोशिश की थी कि जो गतिरोध है वो खत्म हो राज्यसभा में, लेकिन हमने देखा कि आज दिन में कई बार स्थगन के बाद कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता के बीच एक
एक तरह से जो तालमेल है या फिर जो रिश्ते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि एक संगठन जिसमें सह अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, जिसको जार्ज सोरोस का फाउंडेशन फंड करता है, जो भारत विरोधी गतिविधि में शामिल रहता है, तमाम भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है। तो इस पर पूरी सफाई और चर्चा की मांग बीजेपी की तरफ से होती रही और उसको लेकर हमने देखा कि हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से सदन नहीं चल पाया। और दूसरी तरफ विपक्ष है यानी कांग्रेस पार्टी है, जिसको कई इंडी गठबंधन का समर्थन हासिल नहीं है, वो चाह रहा है कि अडानी मुद्दे पर चर्चा हो। इसके साथ ही साथ संभल और बाकी मुद्दे हैं जो विपक्ष के कुछ दल उठाना चाहते थे। तो ये सब मुद्दे हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस थोड़ी सी अलग थलग पड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। जब वो अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन करती है तब समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दल और अब तो शरद पवार की पार्टी भी उस तरह नजर नहीं आती संसद भवन परिसर में। जी, संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी भी नज़र नहीं आती और अलग थलग पड़ती हुई नज़र आ रही है कांग्रेस पार्टी। विनोद मिश्रा जी, इस आलोक में जिस तरह से जो बातें अभी बताई हैं शैलेंद्र मिश्रा ने, उसके अलावा आपने हमारी जो रिपोर्ट है वो भी देखी, आपको लगता है कि ये जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ या जो राज्यसभा में सभापति के खिलाफ ये जो प्रस्ताव लेकर आने की बात हो रही है और ये जो कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं ऑन बोर्ड, उसको क्या एक नई स्ट्रैटेजी की तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? निखिल, ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं था जो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। अभी संसदीय इतिहास में हम लोगों ने शायद पहली बार देखा होगा कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ में एक पार्टी एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है, और वो भी इसलिए कि वो उनका अपना एजेंडा और अपना ईगो है। तो आप मान सकते हैं कि एक तीसरे मोर्चे की शुरुआत के साथ ये कांग्रेस की एक लास्ट, अपना आप कह सकते हैं कि वो एक आखिरी कील ठोकना बाकी है। तो अब ये दिक्कत इसमें यही है कि कांग्रेस पार्टी में खास करके राहुल गांधी के नेतृत्व पे आपने जिस तरह का सवाल अभी शैलेंद्र बता रहे थे, जो सवाल पार्लियामेंट में पहले दिन से, आज 11वां दिन है, और जिस तरह से राहुल गांधी अलग थलग पड़ रहे थे। कल भी हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के सांसद किसान के मुद्दे पे एक अलग प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी एक मिमिक्री करते हुए कार्टून बना के किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे वो भी लोगों ने देखा। तो ये सीधे सीधे है कि क्या इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी अलग थलग पड़ रहे हैं, या राहुल गांधी के अलग थलग पड़ने की कोशिश में उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक लास्ट स्टेप जो है वो सीधे डिप्टी स्पीकर, जो सदन के सभापति है, राज्यसभा के सभापति हैं, किसान समाज से आने वाले धनखड़ जी हैं। और जगदीप धनखड़ की अपनी एक शख्सियत है जो भारत में वो कहीं भी किसान समाज में हो और या इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में हो, उनकी अपनी एक मायने रखता है जब कभी वो बोलते हैं। और उनके खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी इस एजेंडा को चला रही है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए एक आखिरी कोशिश है कि कम से कम इंडिया ब्लॉक को इस मुद्दे पर एक साथ रखा जाए। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी आप देखिए कि जैसे कि मैंने देखा है अभी, और जो जितनी खबर आ रही है कि जो प्रस्तावक है उस प्रस्ताव में सोनिया गांधी खुद नहीं है, राज्यसभा के हैं वो मेंबर, सबसे सीनियर लीडर है। और इस तरह जो सारे सीनियर फ्लोर लीडर हैं वो प्रस्ताव में अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। तो आपको 50 लोगों का कोरम चाहिए था एक प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, तो आपने 50 लोगों का नाम देके आपने ये तो फॉर्मेलिटी पूरा किया है। लेकिन क्या ये देश को भी पता है, संसदीय प्रोसेस जो लोग जानते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, उनको भी पता है क्या आपके पास नंबर है, तो आपके पास नंबर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो ये सियासत हो रही है, एक इतने बड़े सीनियर जो हमारे जगदीप धनखड़ हैं उनको लेके आप जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये दबाव बनाने की सियासत है। वो इंडिया गठबंधन में भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सरकार और पार्लियामेंट के दोनों सदन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की इस एजेंडे पे संसद नहीं चलेगा तो वो ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव को लेके देश को गुमराह करेंगे। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, ये राहुल गांधी का पर्सनल एजेंडा लगता है जिस तरह से ये सभापति के खिलाफ लेकर आया गया है। तो जब नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, राहुल गांधी या ममता बनर्जी, आप लोगों का डिसीजन साफ हो चुका है? देखिए, लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अलायंस को साथ लेके चले
और जो प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं और जो देश स्तर के जो मुद्दे, उनको उठाने की ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि लड़ाई को और धार दी जा सके। और जहां तक संबंध है आदरणीय ममता जी की, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आदरणीय ममता जी लीड करे। इसके पीछे कारण है कि माननीय अखिलेश यादव जी के उनके बहुत अच्छे संबंध है, और दूसरा विषय कि उनका लगातार जो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार है, और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आउट करने का, स्टेडियम से बाहर भेजने का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उन्हें एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करता है। और माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी एक देश और प्रदेश से छुपाने या देश की तीसरे नंबर की हम लोग पार्टी है, 37 सांसदों के साथ हम लोग बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन में क्या एक शिल्पकार की भूमिका अदा करी थी ये देश और प्रदेश जानता है। और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। ये कांग्रेस को तय करना है कि किस, उन्हें तय करना है कि अपने साथियों को साथ कैसे लेते हैं और कैसे हमारे जो प्रदेश स्तरीय ज्वलंत मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, वो किस तरह प्रभावशाली ढंग से लोकसभा में उठे, ये कांग्रेस को तय करना है। देखिए, बहुत समय तक आप लोग साथ में थे जोशी जी, और यूपी के दो लड़के का वो जो पोस्टर है वो लोगों के जहन में बसा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ अभी उपचुनावों के पहले तक आप साथ में थे, लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आपको राहुल गांधी के अंदर उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे? क्या ये सवाल न उठाया जाए? और ये सवाल उठता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश की जो दरअसल सियासत है, ये कहा जाए जो वहां का वोट बैंक है, उस पर जो कांग्रेस की नजर है, दिक्कत असल वहां से आती है? देखिए, लोकतांत्रिक जो भी गठबंधन बनता है उसमें सब लोगों को अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार क्षेत्र होता है। तो ये तो तय है, इंडिया गठबंधन में आप अपनी बात रख सकते हैं, आप लीडरशिप तय कर सकते हैं, आप लीडरशिप पे चिंतन मनन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो जो उसके सहयोगी संगठन है उनको अग्निवीर बनाने की योजना चल रही है। और अभी आपने देखा होगा, पहले मुकेश साहनी बिहार के अग्निवीर बनाए गए और अभी अभी शिंदे साहब अग्निवीर बने। तो कम से कम यहाँ अग्निवीर वाली योजना तो नहीं चल रही है इंडिया गठबंधन में, ये बात देश समझ चुका है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी जो देश के तीसरे नंबर के नेता हैं, उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण रहती है। कोई भी इंडिया गठबंधन में उनकी राय का एक महत्व है और उनकी राय को तजुर्बा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो लगातार सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने का काम अगर 2024 में उत्तर प्रदेश में करा है तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करा है। वरना आज भारतीय जनता पार्टी को ये मतलब ऐसी सरकार ना बनानी पड़ती जो विकलांग है। तो निश्चित तौर पे जो इनको जो आधे पे करने का काम करा वो माननीय अखिलेश यादव जी की डायनामिक लीडरशिप है। इस बात को देश समझता है, प्रदेश समझता है। तो माना जाए कि अब की राहें अलग अलग हैं इंडी गठबंधन में। अब देखिए, ये तो मिलजुल के हम लोग फैसला करेंगे, लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा, माननीय अखिलेश यादव जी की राय, माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत, और ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी माननीय अखिलेश यादव जी के खासतौर पे युवा पीढ़ी उनके प्रति बहुत लोगों में जज्बात है। माननीय अखिलेश यादव जी को लोग बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हैं। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, जयराम विप्लव जी मुस्कुरा रहे हैं। जयराम विप्लव जी, आपको लगता है कि ये दरअसल सारी लड़ाई वोट बैंक की है? देखिए, सारी लड़ाई जो है वो सत्ता, स्वार्थ और कुर्सी के लिए, इससे ज्यादा कुछ कहीं नहीं है। उसी के दायरे में वोट बैंक भी आएगा। और दीदी को लाने की बात केवल गठबंधन में शुरू नहीं हुई है, दादा को हटा करके दीदी को लाओ, ये तो गठबंधन को लेकर के है ही। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक पूरी शक्ति एकत्रित हो रही है जो कह रही है दादा को हटाओ और यहाँ भी दीदी को लाओ। समझदार लोग इशारा काफी और समझ गए होंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक गठबंधन बनता है जो कहता है कि हम संविधान बचाएंगे, हम देश बचाएंगे, हम लोकतंत्र को बचाएंगे। वो गठबंधन सत्ता नहीं पाने की बौखलाहट में खुद ही अपने आप को नेस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ है। उस गठबंधन के नेताओं के सुर अलग अलग हो गए। महाराष्ट्र में अभी ताजा चुनाव हुए हैं, वहां पर जो रिजल्ट आए उसके बाद आप देख लीजिए कि तेल और पानी का जो बेमेल था
उस मेल में क्या स्थिति पैदा हो गई है, जहां पर अबू आजमी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया था, और अब जो बयानबाजी सामने आ रही है उससे एक बार फिर से स्पष्ट है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई मानता नहीं है। भाई रामगोपाल यादव ने खुलेआम कहा कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व को नहीं मानते। राहुल गांधी ना तो हमारे नेता हैं, ना हमारे गठबंधन के नेता हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया कि अब और मटन नहीं लेकिन अभी खिलाएंगे। आपने सुना जोशी जी आपके यहाँ पर शिंदे को और मुकेश सहनी को, वो भी तो अग्निवीर बता रहे हैं। नहीं, ये तो सोच की बात है। यही तो मैंने कहा कि एक तरफ कुर्सी की स्वार्थ की लड़ाई है, दूसरी तरफ सेवा की लड़ाई है। एक हमारा ही गठबंधन है और वही प्रदेश है महाराष्ट्र, जहां पर किसी समय हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे, हमारे 5 साल के मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया, और फिर आज हमारे साथी संगठन शिवसेना के भी मुख्यमंत्री रहे चेहरे ने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनकी प्राथमिकता प्रदेश और देश का विकास है। उनकी प्राथमिकता में सत्ता लोलुपता नहीं है, उनकी प्राथमिकता में देश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश को विकसित बनाने का एक सपना है। इस लेकर के हम लोग चलते हैं। तो और किसी भी कार्यकर्ता को, गुजरात हो या अन्य कई प्रदेश में, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित नए चेहरों को सौंप दिया गया। किसी ने कहीं कोई बगावत की बात नहीं की, किसी ने, सबने स्वेच्छा से, क्योंकि सबके हृदय में वही भाव है भारत को परम वैभव पर ले जाने का। ये स्वार्थी लोग क्या समझे, जो अपने पिता की पार्टी, जो आज नहीं कल उन्हीं को कमान मिलती, लेकिन पिता को मंच से धकिया कर, माइक छीन कर, गाली गलौज करके अपने ही बाप की संपत्ति, अपने ही बाप की पार्टी हथियाने वाले लोग, इनको राष्ट्र सेवा, देश सेवा, गठबंधन, धर्म, ये सब क्या समझ में आएगा। ये वो लोग हैं जो परिवार में लड़ते रहे और परिवार के लिए लड़ते रहे। जो केवल परिवार के लिए लड़ते हैं वो परिवार में भी लड़ते हैं। ठीक है, ये इनकी सच्चाई है। इंडी गठबंधन में दीदी को लाने की तैयारी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दीदी को लाने की तैयारी है। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी, आप निश्चित तौर पर कुछ कहना चाह रहे होंगे, आपसे जवाब के लिए आए। उससे पहले मैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा के पास जाऊंगा। शैलेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि आप तमाम जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, टीएमसी के, जो तमाम सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उनसे भी आपकी मुलाकात हो रही होगी। इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरह के रिएक्शन है उनमें? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि शीर्ष नेतृत्व भले ही टीएमसी का अभी खुलकर न कह रहा हो, या ममता बनर्जी खुलकर न कह रही हो, या अखिलेश खुलकर न कह रहे हो, लेकिन जो सेकंड लाइन के नेता हैं, जो उनके सांसद हैं, विधायक हैं, वो सब अब धीरे धीरे बोल रहे हैं। रामगोपाल तो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, अखिलेश के बाद उनकी गिनती होती है। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व अब स्वीकार नहीं है। कीर्ति आजाद कई दिनों से लगातार मीडिया को ये बोल रहे हैं, टीएमसी के कई नेता बोल रहे हैं। अब शीर्ष नेता देखे अलग अलग पार्टियों के, शरद पवार सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व पे, लालू प्रसाद बोल ही चुके। तो अब एक तरह से ये बहुत स्पष्ट सामने बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की अगुवाई में बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता इंडी गठबंधन के द्वारा। ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के शीर्ष नेता अब बोलने लगे हैं। एक असहज जो है सहजता वो दिखती है, एक बेचैनी दिखती है कांग्रेस के बारे में कि अब कांग्रेस की जगह ममता बनर्जी कर ले, चूंकि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, ये टीएमसी कह रही है। तो बहुत स्पष्ट तौर पर सारे नेता अब ये बोल रहे हैं, जो टीएमसी के हैं या फिर समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि भाई अंतिम फैसला मिल बैठकर होगा सदन के अंदर। लेकिन बाहर तो एक नहीं हुए, बाहर तो साफ दिख रहा है कि अलग अलग है। ठीक है, मैं वो फील दरअसल लेना चाह रहा था आपसे कि आखिर कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो क्या सोचते हैं। विनोद मिश्रा जी, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तीसरे धड़े की तैयारी भी हो सकती है? क्या इससे इनकार नहीं किया जा सकता? माइनस कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ममता बनर्जी, इस तरह की भी तैयारियां हो सकती हैं। निखिल, मैं आपके सवाल, ये कहना जल्दबाजी होगी। निखिल, मैं आपके सवाल पे आऊं उससे पहले अभी जोशी जी बहुत इंटरेस्टिंग बात सब कर रहे थे, और वो कई बार अपने माननीय अखिलेश जी को तीसरे बड़े नेता के रूप में, वो 3 बार 4 बार शायद उन्होंने कहा होगा। जी, जोशी जी की बात मैं बहुत गंभीरता से ले रहा था और मैं सुन रहा था। सवाल ये है कि अखिलेश जी भी राष्ट्रीय पार्टी के नेता बनने, राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश में हैं,
उनके कंपटीशन में ममता बनर्जी भी राष्ट्रीय नेता की में अपने को लाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी अभी जितने भी रीजन में इलेक्शन लड़े हैं, गोवा से लेके और छत्तीसगढ़ तक में, त्रिपुरा से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक में, सब जगह ममता बनर्जी की पार्टी हार के आई है। कई जगह तो उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो ममता बनर्जी कैसे राष्ट्रीय नेता बनेंगे, ये आप उनके पिछले कई वर्षों का चुनाव प्रचार का और उनके चुनाव का रिकॉर्ड देख लीजिए। अब रही बात अखिलेश जी का, जो भुवन जी उनको तीसरे नंबर के नेता मान रहे हैं। अखिलेश जी अभी यूपी में उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो दिल्ली में अभी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। अभी आप इलेक्शन का अनाउंसमेंट अप्रैल के साल हो जाए तो अखिलेश जी रिजाइन करके सीधे फिर चले जाएंगे वहाँ, क्योंकि वो यूपी के ही अपने को बड़ा नेता मानते हैं। रही बात कि कंपटीशन जो है यही थर्ड फ्रंट की तरफ जा रहा है। थर्ड फ्रंट की तरफ इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का लीडरशिप कांग्रेस पार्टी कतई स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश जी ने तो कम से कम इंडिया गठबंधन को इस यूपी के उपचुनाव में ही बाय बाय कर दिया था। भुवन जी हमसे बेहतर जानते हैं। पार्टी चुनाव वहां पे भुवन जी लड़े थे इंडिया गठबंधन के नाम पर और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी। आप कितना जलील करेंगे कांग्रेस को भाई। सवाल इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो आप देख रहे हैं, जो परसेप्शन की लड़ाई में इंडिया गठबंधन फंसी पड़ी है। आज अगर आप ये देखिए कि सभापति महोदय के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आना, कांग्रेस पार्टी ने इससे बड़ा मजाक और कुछ हो नहीं सकता। आप सिर्फ अपने पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को टाइम नहीं दिया जाता है, या मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने में आप टाइम कम दे रहे हैं, इसलिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। सदन कैसे चले, स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष कैसे चलाएंगे सदन को, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। आप उसमें दखल दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सदन चलाएंगे तो स्पीकर को क्या, उनको नेता को क्या बोलना है, राहुल गांधी को क्या बोलना है। तो सदन की गरिमा को भी तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कुल मिला के जो सियासत है, वो सियासत में अपनी अपनी सियासत को आप देखिए कि ममता बनर्जी एक तरह से वहाँ पे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का आरजे के मेडिकल कॉलेज की जो घटना थी रेप की, ममता बनर्जी की मां मार्टिस मानुस की जो छवि थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो पूरी टीएमसी उनको एक राष्ट्रीय छवि देने के लिए वो एक तरह से मेकओवर हो रहा है कि ममता बनर्जी का अभी अगर पार्लियामेंट के शीत सत्र में चर्चा होती है तो शायद उनका इमेज बिल्डिंग होगा। आज की तारीख में हालत यह है कि बंगाल में उनकी जो छवि है वो बिल्कुल छवि खत्म हुई है। अब ममता बनर्जी को नए सिरे से एक नेता बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, जल्दी से जोशी जी के पास जाते हैं। जोशी जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा संक्षेप में रखें, आपसे भी और जयराम विप्लव जी के पास भी आऊँगा। उससे पहले जोशी जी, ये आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे का भी वक्त हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से जो समीकरण बन रहे हैं तो उसमें तो लगता नहीं है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार करेगी। देखिए, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने हमारे एक पैनलिस्ट साथियों के बीच में एक ज्योतिष को भी बैठा रखा है और वो बताने का काम कर रहे हैं कब कौन रिजाइन देगा, कब कहाँ देगा, जो भविष्य की पूरी स्क्रिप्ट बता दे रहे हैं। ऐसे ज्योतिष जी को मेरा प्रणाम कहिए। अनुमान तो लगाए जाते हैं। जोशी जी, अब पिछला ही रिकॉर्ड देख के हम लोग बात करते हैं। का पिछले रिकॉर्ड देखकर आगे का अनुमान लगाया जाता है। बहरहाल आप अपनी बात रखें जी। आपको धैर्य से सुना है। अब दूसरा विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी कितने बड़े दिल के व्यक्ति हैं। हरियाणा में पूरा मैदान हमने कांग्रेस को दे दिया। आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में नहीं दिया, और उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में कौन है, कौन वहां पर जमीनी संघर्ष, सरकार संगठन से लेकर सरकार। तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी का क्या कौन सा आधार है? कांग्रेस का तो कुछ है भी उत्तर प्रदेश में। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण ये था कि कल को सांप्रदायिक शक्तियों से जब लड़ने की बात आए तो हमने इसलिए दिया था कि ताकि कल को बात समाजवादी पार्टी पे नहीं आए। उत्तर प्रदेश में कौन बड़े भाई की भूमिका में है, कौन किसके सबसे ज्यादा विधायक हैं, और आपके कहने से माननीय अखिलेश यादव जी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो देश के तीसरे नंबर के नेता हैं। 37 सीटें चीख के बोल रही हैं कि देश के तीसरे नंबर के नेता माननीय अखिलेश यादव। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो फिर इसी आधार पर राहुल गांधी को पहले नंबर का नेता क्यों नहीं मान लेते? क्या दिक्कत है फिर?
देखिए देश में पहले नंबर का नेता कौन है, दूसरे नंबर का कौन है, जिन्हें गणित, राजनीतिक गणित आता है उनको पता है। मैं राजनीतिक गणित आता है, 30 साल से राजनीतिक में हम लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक जीवन में है, हमें पता। हमारे नेता देश के तीसरे नंबर के नेता है, 37 सीट। नहीं तो मैं मुझे तो नहीं ज्यादा पता है, मैं तो आप ही की बात को कह रहा हूं कि जिस राजनीतिक गणित के हिसाब से 37 सीटों के आधार पर आप तीसरे नंबर का कह रहे हैं, तो 99 सीटों के साथ नंबर 1 पर राहुल गांधी है, क्या दिक्कत है आपको? फिर नंबर 1 पे नहीं, तो नंबर 1 पे तो सत्ताधारी पार्टी है। नंबर 1 पे सत्ताधारी पार्टी होगी जिसकी नहीं, आपके विपक्ष की बात हो रही है, आपके विपक्ष की बात हो रही है। हाँ, जी। तो वो तय करे। मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने ये कहने का काम कर, कांग्रेस को तय करना है कि वो अपने अलायंस के जो प्रदेश के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे कैसे सदन में उठे, कैसे उनके साथ जस्टिफाई हो, कैसे अपने साथी लोगों के सामने आए, ये तो कांग्रेस का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ अग्निवीर योजना इंडिया गठबंधन में नहीं चल रही है। और नए अग्निवीर कौन होंगे, जब आपने भविष्य की बताई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी अगले नए अग्निवीर होने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपकी भविष्यवाणी के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल जयराम विप्लव, आपको लगता है कि ये ममता बनर्जी का ये जो सारा उनको लेकर के आने की एक तैयारी इसलिए भी है क्योंकि सबकी अपनी अपनी सियासत है, और कहीं ना कहीं जो बंगाल में उनकी जो परेशानियां हैं उसके जरिए वो राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख के उसको पीछे धकेलना चाहती है? देखिए यहाँ इंडी गठबंधन के सामने एक बड़ा विषय है। देखिए अभी समाजवादी के प्रवक्ता ने कम से कम 20 बार कहा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है। ऐसे लालू प्रसाद यादव बोला करते थे अक़लियत की रक्षा करना है। इस प्रकार की ही वातावरण को पुनः बनाने का प्रयास है। उसमें कौन कितना बड़ा हिंदू विरोधी है, किसने कितने हिंदुओं को मरवा दिया, किसने कितने हिंदुओं के खिलाफ काम किया, कितने बयान दिए, किसने कितने घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाए, ये सब योग्यताएं हैं इनकी। उन योग्यताओं के आधार पर भी ममता बनर्जी आगे चल रही है। और समाजवादी का गणित तो गजब है, 1 और 2 से नहीं, इनकी संख्या 3 से गिनती शुरू होती है। इनको नंबर 1 का नेता नहीं मालूम, 2 का नहीं मालूम, लेकिन नंबर 3 पे ये अपने नेता को रखते हैं। तो अजीबो गरीब तर्कों और अजीबो गरीब मानसिकता के साथ ये गठबंधन शुरू में बना था, जो इंडी अलायंस। इसीलिए लोग विरोध कर रहे थे कि इसका नाम इंडिया मत रखिए, क्योंकि इसमें इतने विरोधाभास है और इसके इतने टुकड़े होने वाले हैं कि हेडलाइंस अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए इसको इंडी अलायंस लोगों ने कहा था। आज देख लीजिए, मैं एक छोटी सी बात बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक संत थे, जब वो गांव-गांव घूमते थे, एक गांव में उनको कुछ भले लोग, सभ्य सज्जन लोग मिले। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम लोग संसार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बस जाओ। अगले गांव पहुंचे, वहां कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग मिले, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम सब इकट्ठे होकर के रहो। रास्ते में महात्मा जी के शिष्य ने पूछा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, अच्छे लोगों को बिखर जाने का आशीर्वाद दिया और बुरे लोगों को इकट्ठा रहने का। तो वही है, ये इंडिया अलायंस जितना इकट्ठा रहे ना, एक जगह रहे, तो बहुत अच्छा होगा। भारत की जनता को साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि सारी आसुरी शक्तियां, दुष्ट प्रवृत्तियां जिनके अंदर समाहित है, वो एक तरफ है और जनता भी निशाना ठीक से साध सकेगी। नहीं तो भ्रमित करने के लिए लोकसभा में इकट्ठा हो जाते हैं, विधानसभा में कहते नहीं हम तो जी अलग लड़ेंगे। अभी दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो भ्रम का जाल फैलाने का काम इनका है। ठीक है, हमारे पास वक्त आज के लिए बस इतना ही है। जयराम विप्लव जी, आपकी बात लगभग आ गई है और निश्चित तौर पर चुनौती आपके लिए भी होगी। जब ये जिस तरह से लड़ाई में अगर इनका नेता बदलेगा, आपको भी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी शायद। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। जयराम विप्लव जी आपका, जोशी जी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका, और शैलेंद्र आप भी हमारे साथ जुड़े तमाम अपडेट्स के साथ आपका भी। और इसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट का, उस वक्तव्य का, जिसमें सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और इसको लेकर के अब पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, हो गया स्टील।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात की धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा और इसको लेकर के सियासत भी गर्म है। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर कोर्ट में टिप्पणी की थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज से आने वाली 77 जातियों को ओबीसी कोटे से मिलने वाले आरक्षण की सुविधा दे रखी थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने पिछले महीने सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। सरकार के खिलाफ याचिका में कहा गया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ममता बनर्जी ने पिछड़े समाज का हक छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने इसके पिछड़ेपन को आधार बताया। कहा ये पिछड़े हैं इसलिए वही आधार है। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरक्षण के फैसले को रद्द करते हुए कहा था कि जो लोग इन वर्षों से आरक्षण का फायदा ले चुके हैं उनकी सेवा इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी। उधर कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने अपने चुनावी वादे को दोहराते हुए 4% मुस्लिम आरक्षण की प्रतिबद्धता दोहराई है। धर्म के आधार पर इस आरक्षण को बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, जिस तरह से आरक्षण ये कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो नहीं सकता, कोर्ट ने रद्द कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं आया, लेकिन उन्होंने भी साफ कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण मजहब के आधार पर नहीं दिया जा सकता। बावजूद आपने एक राज्य अभी और सुना कि कर्नाटक में एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे, और जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो आपके सामने है। तो आपको लगता है कि आरक्षण देने ना देने उससे ज्यादा सियासत इस पर हावी है, वोट बैंक का तुष्टीकरण हावी है? कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को, कैसे एनालाइज करेंगे? हाँ निखिल, देखिए पहली बात तो ये समझना चाहिए कि अगर जो बाकी मजहब की हम बात करते हैं, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, ये तो पहले मानना पड़ेगा कि जब अगर कांग्रेस की तरफ से जो जातिगत जनगणना की बात कहला जा रहा है उसमें क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या बाकी जहां पे बताया जाता है कि यहाँ पे कोई जाति नहीं है, सब ऊपर से नीचे तक सब समान है, तो ये पहले फैसला होना जरूरी है। अगर ये फैसला हो जाए तो तब समझ में आएगा कि ये जो जिन लोगों को, जिस 77 कम्युनिटी को ओबीसी बी की नाम पर बंगाल में आरक्षण दिया गया था, उनको सर्टिफिकेट दिया गया था, और बाकी जो साधारण ओबीसी है उनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज के बीच में से काटा गया था, तो पहले तो ये तय हो जाए कि क्या सिर्फ हिंदू जातिगत हिसाब से बांटे हुए हैं या मुसलमान भी बांटे हुए हैं, क्रिश्चियन भी बांटे हुए हैं। पहले ये ठीक होना जरूरी है, उसके बाद। और इसीलिए ना सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से बताया कि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू भी धर्म के आधार पर यहाँ पे किसी को आरक्षण दिया नहीं गया था, इसी पिछले वर्ग के हिसाब से आरक्षण दिया गया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो ओबीसी हो। तो अब तो ये जो निखिल, ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास का अंत होना चाहिए। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो जो राहुल गांधी की जो जातिगत जनगणना है उसके ऊपर एक कुठाराघात है, या कर्नाटक में जो बताया जा रहा है उसके ऊपर भी कुठाराघात है, या बंगाल में जो ओबीसी बी का कैटेगरी बनाया गया था वाम मोर्चे की समय पे, और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने उसे इस्तेमाल किया अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, उसके ऊपर की भी एक कुठाराघात है। एक बात आपने देखा होगा प्रसेनजीत, पूरे इलेक्शन के दौरान जब ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तब ये बार बार कहा जा रहा था कि आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, और सही मायने में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में छीन लिया गया, लेकिन सवाल ममता बनर्जी के ऊपर किसी ने नहीं उठाया कि आखिर वो आरक्षण अगर मुस्लिम्स को दिया जा रहा है किसी भी बहाने से, दूसरे बैकडोर से, तो आरक्षण तो कुछ लोगों का छीन लिया गया ना। हाँ वही ना, मुश्किल इस बात की है कि तुष्टीकरण की जगह पे चाहे वो जितना भी रेड बुक दिखा के भाई और बहन दोनों ने हिंदुस्तान की संविधान को बचाने की बात करे, चाहे वो ममता बनर्जी जितना भी बचाने की बात करे, चाहे वाम मोर्चा जितना भी बचाने की बात करे, लेकिन जब तुष्टीकरण की राजनीति है
तब खुलकर के बात करना शायद सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस भी कह सकते हैं या बाकी लोग, आम जनता, आप और हम जैसे लोग कह सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कहना मुश्किल है। ना ये आरक्षण देने की बात सही तरीके से नहीं कहते हैं, ये बैकडोर से आरक्षण देने की बात कहते हैं, और ना छीनने पर कोई आरोप या सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि ये इनको समझ में नहीं आता है कि किससे फायदा ज्यादा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति में या इस वोट बैंक की राजनीति में, निखिल जी। और कई बार तो सच ये है कि वो दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। फिलहाल देखने की बात है किस तरह से जनता इसको लेती है और अदालत का फैसला इस पर जरूर कुछ ना कुछ आएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसिद्धजीत बख्शी। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।